इस क्लास में अगर कोई फर्स्ट ईयर सेक्शन सी और फर्स्ट ईयर सेक्शन डी का कोई बच्चा इंटर है तो क्लास लीव कर दे, क्योंकि ये क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड फर्स्ट ईयर सेक्शन सी और डी की नहीं है, बल्कि क्लास जो फर्स्ट ईयर सेक्शन सी और डी की है वो 6:45 पे होगी। 6:45 पर क्लास होगी, याद रखिए।
तो जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अपने चैप्टर नंबर 20 के सेकंड टॉपिक की तरफ है, जिसका नाम है गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर ये हमारा टॉपिक है और ये दो साइंसदानों की इन्वेंशन है। ये चैप्टर 20 का आखिरी टॉपिक है। चैप्टर नंबर 20 में अल्फ़ा बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कराई जाती हैं, लेकिन वो हम चैप्टर नंबर 19 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर 20 में हमें सिर्फ ये दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर जो है वो दो साइंसदानों ने, गीगर और मूलर या मूलर, इन्होंने मिलकर बनाया था। ठीक है, ये न्यूक्लियर रेडिएशन को जो जिस तरह से विल्सन क्लाउड चैम्बर अल्फ़ा बीटा गामा को ट्रैक कर लेता है, अल्फ़ा बीटा गामा के फोटोग्राफ लेके हमें ये बता देता है कि ये अल्फ़ा का ट्रैक है, ये बीटा है और ये गामा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर में उनके ट्रैक को विजिबल करके। यानी अल्फ़ा बीटा गामा जब उस वेपर वाले गैस के फेस में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, आइंस बनाते हैं, और फॉग के अंदर जब वो आइंस बनते हैं तो नतीजे में वो आइंस थोड़े से विजिबल होते हैं, चमकते हैं, फोटोग्राफ ली जाती है। फोटोग्राफ लेने पर उनकी विजिबिलिटी ट्रैक्स की शक्ल में ज़ाहिर होती है और आप पहचान लेते हैं ये अल्फ़ा बीटा और गामा है। लेकिन गीगा मूलर काउंटर आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करके दिखाएगा, ना वो आपको ये बता सकेगा कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। आपको सिर्फ और सिर्फ खाली वो यहाँ पर एक काम करके देगा, जो भी न्यूक्लियर रेडिएशन है उनके पार्टिकल्स को काउंट करके देगा, या उसकी इंटेंसिटी बता सकता है कि यहाँ पर इस वक्त जो रेडियो एक्टिविटी है वो कैसी है। यानी अगर किसी जगह पे फर्ज कर लें, आपको पता है कि यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी है, तो गीगा मूलर काउंटर आपको सिर्फ ये बता सकेगा कि यहाँ रेडियो एक्टिविटी की स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है, कमज़ोर है। वो यहाँ पर आपको काउंट करके देता है या फिर साउंड देता है। उस साउंड से या काउंटिंग से नतीजे में आप अंदाज़ा लगा पाते हैं कि यार यहाँ रेडियो एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, तो गीगा मूलर काउंटर सबसे पहले आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन है, तो ज़रा गौर से इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए और देखें इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत आसान है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक ट्यूब है, जैसे एक बॉटल होती है, बिल्कुल वैसे ही टाइप की, फ़र्ज़ कर लें ये एक बॉटल टाइप की ट्यूब है और ये एक मेटल की बनी हुई होलो ट्यूब है, यानी अंदर से खाली है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक मिक्सचर भरते हैं लो प्रेशर पर, यानी हवा है इसके अंदर, इसके अंदर आर्गोन गैस है और इसमें अल्कोहल, ये सब गैस की फॉर्म में। आर्गोन तो होती गैस है, अल्कोहल लिक्विड होता है, इसको भी वेपर की शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है और ये मिक्सचर इसके अंदर भरा जाता है। इसके अंदर एक दूसरा मिक्सचर भी भरा जाता है, वो आप दोनों में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं, तो एयर आर्गोन अल्कोहल का कॉम्बिनेशन यूज करें या एयर नियोन और ब्रोमीन गैस का कॉन्सेप्ट। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको गैस की शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेपर्स की शक्ल में, और आप एयर ब्रोमीन और एयर ब्रोमीन और नियोन की शक्ल में आप दूसरा मिक्सचर ले सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक लेना है आपने। तो तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कोर्स के हिसाब से एयर आर्गोन और अल्कोहल के अंदर वेपर्स मौजूद है, यानी अंदर इस वक्त जो वेपर्स हमने फिल कर रहे हैं वो एयर आर्गोन और अल्कोहल के वेपर फिल कर। बाकी कंस्ट्रक्शन देख लें इसके अंदर। इसके सेंटर में एक बहुत ही बारीक सा टंगस्टन का वायर, बिल्कुल बारीक सा एक टंगस्टन का वायर गुजारा जाता है सेंटर में से, और उसके बाहर यहाँ पर हम एक प्लास्टिक या रबर का इंसुलेटेड कैप लगा देते हैं, प्लास्टिक या रबर का कैप लगा देते हैं। और साथ में ये जो वायर है ये एक बहुत हाई रेजिस्टेंस से गुजारते हैं, 10⁻⁹ ओम, काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है। और उसके बाद हम इस वायर को जाकर एक बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। ये बैटरी जो है ये 1000 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर वोल्टेज वाली बैटरी यूज़ करेंगे उतनी अच्छी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जितनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उतना अच्छा वो आयंस को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और करंट बनेगा। उस करंट को बनाने के लिए हम यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी यूज़ करते हैं, 1000 वोल्ट से 3000 वोल्ट। ये बैटरी का यूजेज, ये इसका एक और ड्रॉबैक है क्योंकि ये बैटरी बहुत बड़ी होती है साइज़ की, इसलिए गीगर मूलर काउंटर को लेकर एक एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है। ये बैटरी
पूरी एक बैग में डालकर कंधे से लटकानी पड़ती है या किसी जगह पर रख कर साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये ग्यूगर मूलर काउंटर का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी 1000 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक की बैटरी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो इस वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये वायर जो आपको नजर आ रहा है ये बन गया एनोड, और ये जो नेगेटिव नजर आ रहा है आपको बैटरी का, इसको हमने ट्यूब की वॉल से कनेक्ट कर दिया। तो ट्यूब की जो वॉल है, ये वॉल, ये हर जगह पे ये वॉल नजर आ रही है, ये पूरी वॉल बन गई है कैथोड। ठीक है, यानी अंदर जो भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो कैथोड पर आएंगे और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो एनोड पर आएंगे। यानी इस ट्यूब की वॉल है एनोड और ये वायर है कैथोड। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक करंट बनाया जाता है, और वो करंट जो होता है वो फिर इस रेजिस्टेंस के जरिए कंट्रोल किया जाता है कि अगर करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो इस रेजिस्टेंस के गुजरने से उस करंट को आप कंट्रोल कर सकें। फिर वो करंट जो होता है वो एक काउंटर पे लाया जाता है, और वो काउंटर उस करंट की बेस पर एक रीडिंग देता है, काउंटिंग करता है। जैसे करंट का एक वेव पल्स बनता है, ऐसे करके एक वेव पल्स बनता है, लाइक दिस, ऐसे करके एक वेव पल्स बनता है। तो नतीजे के अंदर ये काउंटिंग करता है 1, और स्पीकर पे एक साउंड आता है टक। इस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग होती है। तो जितने ये वेव पल्स बनते रहेंगे उतनी काउंटिंग होती रहेगी, उतना साउंड आता रहेगा, और उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कैसी है और यहाँ पे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की क्वांटिटी क्या है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक विंडो रखी जाती है, प्लास्टिक की मटेरियल की बनी विंडो। इस विंडो को मीका विंडो कहते हैं। ये मीका एक प्लास्टिक का मटेरियल है। ये मीका विंडो यहाँ पे रखा जाता है, और जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, ये विंडो खोल देते हैं और न्यूक्लियर रेडिएशन इस विंडो के थ्रू अंदर आ जाती है बासानी, और नतीजे के अंदर हम यहाँ पर फिर सारे मामला देखते हैं। ये थी कंस्ट्रक्शन। सारी कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई? चैट में यस लिखें, शाबाश। इस क्लास में अगर कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मौजूद है तो क्लास को लीव कर दे। अब तो मुझे ख्याल से कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो बच्चों, इसकी वर्किंग जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। ये विल्सन क्लाउड चैम्बर से ज़्यादा इसकी आसान वर्किंग है, और उसका रीज़न है हमारी किताब वाले, बुक वाले, आप जानते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, लेकिन आपके किताब वाले सब खा गए, और उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बस यहाँ पे एक वर्किंग लिखी है जो मैं आपको बताता हूँ। ख़त्म हो गई कहानी, वरना इसमें बहुत वजाहत है कि ये जो हमने ऊपर सारा मिक्सचर यूज़ किया है, इस मिक्सचर में ये आर्गोन के साथ अल्कोहल जो लिया गया है, ये क्यों लिया जाता है, ये यहाँ पे क्या करता है, आइंस यहाँ पर बनते हैं, उन आइंस से मज़ीद और क्या कहानियाँ होती हैं, बहुत डिटेल इस टॉपिक के अंदर। बड़ा मज़े का टॉपिक है, पूरा एक बहुत बेहतरीन किस्म का लेक्चर बन सकता है, लेकिन अफसोस हम इस लेक्चर को मज़ीद और आगे लेकर नहीं जा सकते। सिर्फ एक मुनासिब अंदाज से खाली आपको वर्किंग समझा सकते हैं। तो आइए वो वर्किंग समझते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ 5 मिनट की आसान सी वर्किंग है, देख लें क्या होता है। न्यूक्लियर रेडिएशन अंदर इंटर होती हैं, और ये न्यूक्लियर रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा और गामा पे मुश्तमिल होंगी, जाहिर सी बात है। और आप जानते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा आयोनाइज कर सकती हैं। अल्फ़ा सबसे अच्छे आयंस बनाता है, बीटा ज़रा थोड़े कम आयन बनाता है, गामा बहुत ही ना होने के बराबर आयन बनाता है। अब उनके सामने जो जो ये मॉलिक्यूल्स आते हैं, एयर के, आर्गोन, अल्कोहल के, ये उनसे टकराते हैं, और टकरा के क्या करते हैं, पॉजिटिव पार्ट अलग कर देते हैं और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स अलग कर देते हैं। यानी अगर एक जाकर टकरा रहा है, फ़र्ज़ कर ले किसी एक मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट अलग और उसका इलेक्ट्रॉन अलग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न मज़ीद काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और जाकर क्या करेगा, एक और न्यूक्लियस से टकराएगा, और यानी एक और मॉलिक्यूल से टकराएगा, और उस मॉलिक्यूल को भी आयोनाइज कर देगा, उसका पॉजिटिव पार्ट अलग करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन अलग करेगा। तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन से हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाकर मजीद 2 मॉलिक्यूल से टकराएंगे, उसमें पॉजिटिव पार्ट अलग करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन और, तो अब 2 से हो गए 4। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल से टकराएंगे, 4 मॉलिक्यूल में से 4 पॉजिटिव पार्ट अलग करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो पिछले 4 और ये 4, 8। इसी तरह ये 8 से मजीद 8 और टकराएंगे, 16, 16 से होंगे 32, 64, और ये सिलसिला इस तरह करके बढ़ता रहेगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का गम में जफीर जमा हो जाएगा, यानी नेगेटिव पार्टिकल्स का गम में जफीर। अब क्योंकि आपने इतना हाई वोल्टेज यहाँ पे रखा है 1000 से 3000 तक का, तो अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। नतीजे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आएंगे बेटा किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, जबकि जो पॉजिटिव सारे के सारे नजर आ रहे हैं आपको ये जाएंगे कैथोड पर इन नेगेटिव, और पॉजिटिव जब कैथोड एनोड पे जाते हैं तो नतीजे में क्या होता है, पॉजिटिव
जो होता है ये जब कैथोड पे जाता है तो वहाँ जाकर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है मजीद, और इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको न्यूट्रल बनाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी सारे के सारे किसके ऊपर आ जाएंगे, एनोड पर। और यहाँ से बनता है करंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का करंट बनता है। इस ट्यूब से वो करंट निकलता है, इस रेजिस्टेंस से वो करंट कंट्रोल होता है, और वो करंट फिर इसके बाद यहाँ पर एक रीडिंग देता है। और वो रीडिंग जो होती है, उस रीडिंग से फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स एंटर हुए हैं उनकी तादाद क्या है, और वो फिर यहाँ पे काउंटर पर उस रीडिंग से एक रीडिंग बनती है। यानी पूरा यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये करंट आता है उससे डायरेक्ट काउंटर चलता है, बल्कि प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर से गुजर कर फिर काउंटर पे एक रीडिंग आती है जिसके ऊपर 1 आता है, या फिर साउंड आता है टक करके। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल से टकराएंगे, मॉलिक्यूल से टकराएंगे, मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट अलग करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे जाकर वहाँ से वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को दोबारा न्यूट्रल बनाएगा। फिर दोबारा उससे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, फिर वो पॉजिटिव में टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन देगा। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, और यहाँ करंट आता रहेगा और काउंटिंग होती रहेगी जब तक ये रेडिएशन अंदर आती रहेंगी। ये सिलसिला जारी सारी रहेगा, और हमें यहाँ पे काउंटर पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्या कहते हैं नंबर की फ़िगर और रीडिंग मिलती रहेगी, जिससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ जो रेडिएशन आ रही है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अगर काउंटर ज़्यादा रीडिंग देता है स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर काउंटर रीडिंग कम देता है तो स्ट्रेंथ कम है। क्या आपको यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ गई? शाबाश। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें बहुत, मैंने कहा बहुत वजाहत है, मैंने बहुत ही शॉर्ट करके वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा गन्ने का जूस ही गन्ने का जूस बना के निकाल के आपको अल्फाजों से समझाया, वरना इसमें बहुत डिटेल है कि ये जो अंजर आइंस का सारा गेम है पूरा एक डिटेल से गेम है, फिर उस गेम के ज़रिए ये रीडिंग है सारी। मैंने बहुत ही मुख्तसर करके समझाया कि रेडिएशन अंदर जाएगी, मॉलिक्यूल से टकराएगी, मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट अलग, इलेक्ट्रॉन अलग होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मजीद मॉलिक्यूल से टकराएगा, पॉजिटिव पार्ट अलग, एक और इलेक्ट्रॉन अलग। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन मजीद अपनी तादाद को खुद ब खुद मॉलिक्यूल से टकरा के बढ़ाते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का गम में जफ़ी जमा हो जाएगा जो एनोड पे जाएगा, जो मॉलिक्यूल हैं ये कैथोड पे जाएंगे अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और नतीजे के अंदर दोबारा से बेटा क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होकर फिर आएंगे, फिर इनसे दोबारा आके इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, रेडिएशन टकराएगी, फिर दोबारा ये आइंस में कन्वर्ट होंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा, और इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग आती रहेगी। ये कहलाता है बेटा जीएम ट्यूब या जीएम काउंटर। एग्जाम में आपने ये डायग्राम बनानी है जो मैंने आपको बना के दिखाई है। ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसकी वर्किंग दोनों नोट्स में मौजूद है, आपने सिर्फ इसे याद करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये जो इसका मिक्सचर इस पर एमसीक्यूज भी आ जाता है, तो ये एमसीक्यूज का जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त। ठीक है, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आपसे आने वाले वीक में, जो कि आपका लास्ट वीक होगा, और उस लास्ट वीक में अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ बेटा।